नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। हमारी ये खास पेशकश इस वक्त जो भारत में नया स्ट्रेन है वो कितना घातक है, आशा हम अपनी इस खास पेशकश में अपने दर्शकों को बताने वाले, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत क्योंकि गंभीर है, अभी जो स्टडीज सामने आई है इस पर भी नजर डालना, लेकिन इससे भी कैसे बचा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल मौजूद रहेगा जो इस बाबत आपको जानकारी देगा। लेकिन आपको बता दें, एक दिन के भीतर एक बार फिर रिकॉर्ड टूटा है। 3,52,000 से ज्यादा केसेस एक दिन के भीतर सामने आए हैं। 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के अपने आप में ये बढ़ते केसेस कहीं ना कहीं डराने वाली स्थिति पैदा करती है। अब देखिए स्टडी क्या कहता है और क्यों चिंता फिर उभर कर सामने आई है। आईआईटी की स्टडी है, मध्य मई में एक्टिव केस 33 से 35 लाख तक पहुंच सकते हैं। मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आने का अनुमान भी है। जी हां, दरअसल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच ये दो चौंकाने वाली स्टडीज हैं और आईआईटी की जो ये स्टडी है वो ये कह रही है कि मई के मध्य में कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर होगा। पहली स्टडी के बारे में हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, आईआईटी के वैज्ञानिकों ने की है और इसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच चरम पर होगी। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के आधार पर यह अनुमान लगाया है। आईआईटी की स्टडी की माने तो मध्य मई में एक्टिव केस 33 से 35 लाख तक पहुंच सकते हैं। हालांकि यह भी अनुमान जताया गया है कि मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आने लगेगी। यह स्टडी आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने की है। बिल्कुल, और दूसरी स्टडी भी आपको बता दें, ये दूसरी स्टडी अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की है। इसमें दावा यह है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की तरफ से दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की पीक मध्य मई में होगा, जब हर दिन 5,600 की संख्या पार हो सकती है। स्टडी में अप्रैल से अगस्त तक तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। ये डराने वाली खबर है। सबके बीच आशा एक और भी बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है और जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। दरअसल भारत समेत दुनिया भर में कई देशों में कोरोना की ये जो दूसरी लहर है वो बहुत ज्यादा घातक है और ये जानलेवा बनी हुई है। रोजाना दुनिया में औसतन 9 लाख के आसपास संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। 14,000 के करीब लोगों की हर 24 घंटे में जाने जा रही हैं। जानकार इस नई लहर के पीछे दरअसल कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट को जिम्मेदार बता रहे हैं। और अब ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना की इस घातक दूसरी लहर से कैसे बचा जाए। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है इस पर चर्चा करने के लिए। आपको बता दें, डॉक्टर एल तोमर, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, जैसा आप देख सकते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसके अलावा डॉक्टर डी के गुप्ता, सीएमटी फेलिक्स अस्पताल। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर तोमर, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। ये जो स्टडीज सामने आई हैं सर, चाहे अमेरिकन विश्वविद्यालय, वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की तरफ से या फिर आईआईटी कानपुर जो कह रहा है कि 11 से 15 के बीच में पीक होगा और ये केसेस 5 लाख के पार, इसमें कितनी सत्यता आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सत्यता जो स्टडीज की गई हैं और एक्सपर्ट्स ने स्टडी की हैं इंडिया में भी और अब्रॉड भी, तो इसमें जिस तरह से इसका ट्रांसमिशन बढ़ रहा है वायरस का, तो ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगा और ये मिड मई तक और बढ़ेगा। पीक कितनी जाएगी ये डिपेंड करता है कि हम कितनी सावधानी बरत सकते हैं या कितने कारगर कदम उठा सकते हैं इसे रोकने के लिए। पर उम्मीद है ये 15 मई तक बढ़ेगा, उसके बाद ये शायद कम होना शुरू होगा और काफी हद तक मई के आखिर तक इसमें कमी आएगी। तो ये जो स्टडी की गई है, साइंटिफिक स्टडीज हैं और बहुत ही रिलायबल इंस्टीट्यूट में स्टडी की गई हैं, तो इन पर रिलाई तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसको लेकर के, क्योंकि देखिए स्टडीज के साथ साथ ना इस वक्त भारत में जो 3 अलग अलग स्ट्रेन के कोरोना म्यूटेशंस पाए जा रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। एक बात कही जा रही कि दिल्ली, चंडीगढ़ और इसके आसपास का जो इलाका है यहां पर यूके वेरिएंट है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वेरिएंट है जो कि डबल म्यूटेंट है ये दोनों। लेकिन बंगाल से भी एक नए वेरिएंट के बारे में पता चला है, वो ट्रिपल म्यूटेंट है और कहा जा रहा है कि और ज्यादा खतरनाक होगा। मैं चाहूंगा सर डॉक्टर गुप्ता, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकें और लोगों को भी आगाह कर सके कि यह कितना खतरनाक है। देखिए, हम सबको पता है जो पहली लहर थी उसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा थे। इवन जो सिम्प्टोमेटिक केसेस थे उनमें माइल्ड सिम्टम्स थे और हम जब सीटी स्कैन छाती का करते थे तो उसमें निमोनिया या आरडीएस का स्कोर बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। अभी आप मानोगे नहीं, हम लोग जितने मरीज आ रहे हैं ज्यादातर सिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनमें लक्षण आते हैं, सबके पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। अगर उनका सीटी स्कैन कराते हैं तो सब में सीटी स्कोर जो है, कोरेट्स जो है 8-10 मिनिमम आता है, एवरेज आता है, और जो मॉडरेटली सीवियर है उनसे 15 से ज्यादा भी आता है। तो इस मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसकी
इसकी भयावहता कितनी बड़ी है कि पहले एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक था, अब सिम्प्टोमेटिक है और साथ में निमोनिया भी है चेस्ट में। तो इसका जो हम कारण मान रहे हैं वो यही है कि जो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन है, खासकर जो दिल्ली और एनसीआर में मिल रहा है, वो लगभग 30% के आसपास इंग्लैंड का स्ट्रेन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो बाकी जो स्ट्रेन है, चाहे ब्राजील का है, साउथ अफ्रीका का है, वो भी पाए गए। जो वहां पे महाराष्ट्र में था वो डबल म्यूटेंट था, और बंगाल में एक नया स्ट्रेन में एक तीसरी म्यूटेशन और पाई गई, उसको हम ट्रिपल म्यूटेंट बोलते हैं। तो अभी तक जितनी ऑब्जर्वेशन है, इनिशियल जो एविडेंस है हमारे पास इन सारे स्ट्रेन के बारे में सर, लेकिन इसके डिफरेंसेस के बारे में अगर आप बता सके, क्योंकि देखिए डबल म्यूटेंट जो वायरस है B.1.617 जो ये वेरिएंट है, असल में जब हम विदेशी स्टडीज देखते हैं तो उसमें यह पाया जा रहा है कि यही भारतीय वेरिएंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डबल म्यूटेंट सिर्फ भारत में आइसोलेट किया गया, अभी और कहीं नहीं आइसोलेट किया गया। जैसा आप बता रहे थे, इस म्यूटेंट में ये B.1.617 है और इंडिया में ही पाया गया है। इसके लिए अभी हम लोग जो ट्रिपल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, उसमें एक और म्यूटेंट, ट्रिपल इसमें एक और म्यूटेशन मिली है। तो नॉर्मली जितनी स्पाइक प्रोटीन्स है, इसके अंदर म्यूटेशन पाया गया, और इस म्यूटेशन से फायदा क्या हो रहा है इस वायरस को, कि जो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर रहा है। तो बॉडी में जो एंटर करता है कोशिकाओं में, जो हमारे जो बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी होता है, जिसको बोलते हैं श्वास नली के अंदर, उनको पास करने में उसको आसानी हो रही है। तो पहले क्या था, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म था पुराने वाले वायरस के लिए, वो थोड़ा मजबूत था और वायरस अंदर नहीं घुसता था, उसमें से निमोनिया, ARDS और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन नहीं होते थे। अब क्या है, वायरस जैसे हम लोग इन्फेक्ट होते हैं, बड़ी तेजी से श्वास नली के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है, हमारे डिफेंस बैरियर्स है उनको आसानी से ब्रेक कर रहा है और अंदर जाके फास्ट रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेशन से वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन से निमोनिया से ARDS, जिसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सर, ये तो कॉज है, लेकिन इनके प्रिवेंशन क्या है, अगर हम इस पर बात करें तो? जी, तो अगर मैं बात बताऊं, प्रिवेंशन एक ही है। जो म्यूटेशन होते हैं वो एक वजह से होते हैं कि वायरस के रेप्लिकेशन की वजह से। जितनी ज्यादा वायरस रेप्लिकेट करेगा, जितनी ज्यादा कॉपी बनेगी हमारी बॉडी के अंदर, उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे नई म्यूटेशन डेवलप होने के। अगर हम किसी तरह से चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर दें तो म्यूटेशंस को हम ब्रेक कर सकते हैं, और उसका तरीका यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना चाहिए सख्ती से। तीसरा, पार्शियल लॉकडाउन लगा देना चाहिए हर जगह, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही तरीका है अगर हम परमानेंटली कंट्रोल करना चाहते हैं, वो है वैक्सीनेशन। इसके अलावा कोई नहीं, हमें वैक्सीनेशन को रैंप अप करना चाहिए। जितनी जल्दी हम पूरी 70% आबादी को वैक्सीनेट करवा देंगे, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक अच्छी बात यह है, अभी तक जितने म्यूटेंट आइसोलेट किए गए उन सब में वैक्सीन इफेक्टिव है। अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि बड़ी कोई म्यूटेशन हो जाए, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट, अगर कोई बड़ी म्यूटेशन होती है, जितनी अभी म्यूटेशन हुई है इनको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर कोई बड़ा जीनोम चेंज हो गया तो हमारे वैक्सीनेशन इनइफेक्टिव हो जाएंगे, दोबारा नए वैक्सीन बनाएंगे, जैसे हम लोग फ्लू शॉट के लिए करते हैं, हर साल 2 साल में वैक्सीन चेंज हो जाता है। तो उस केस में और प्रॉब्लम होगी। तो मैं सरकार से, आप सबके माध्यम से, पब्लिक से यही अपील करूंगा कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकने के लिए जो भी उपाय करने पड़े, चाहे वैक्सीनेशन रैंप अप करना पड़े, चाहे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाना पड़े, जबरदस्ती पालन करना पड़े, और वैक्सीनेशन को तो कंपलसरी कर देना चाहिए 18 साल के ऊपर, और साथ में पार्शियल लॉकडाउन। सारी गैर जरूरी अनावश्यक गतिविधियां, चाहे वो क्लब्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, धरना प्रदर्शन हो, रैलियां हो, सबको, धर्मायोजन हो, सबको अगले 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो तीसरी लहर आएगी। डॉक्टर BL पासे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर, और एक्स मेडिकल JC पासे, एक्स मेडिकल डायरेक्टर LNJP से, सर स्वागत है आपका। लेकिन एक और चीज समझाइए सर, अब क्या, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि 11 से लेकर के 15 मई के बीच पीक होगा, तो क्या इसको रोकने का सरकार के पास अभी ये प्राथमिक विकल्प है, और क्या वाकई ऐसा करना चाहिए कि 10, 15, 20 दिनों के लिए कम से कम मई की शुरुआत में ही आप लॉकडाउन लगा दें पूरी तरीके से? क्या ये करने की स्थिति में हम हैं? दूसरा, ये एक R0 होता है, आप इसे बखूबी समझा सकते हैं। R0 ये कहता है एक आदमी से कितनों में फैलता है। इसमें तो स्टडीज पॉजिटिव आ रही हैं कि पहले अगर 100 से 134 में फैलता था, तो 100 लोगों से फिर 124 में, और अब तो 100 लोगों से 113 में ही फैलता है। ये R0 जो है, इसकी दर में कमी आई है। तो फिर ये डर क्यों है कि 11 से लेकर के 15 मई के बीच पीक देखने को मिलेगा? मुझे बोलना है? हेलो जी, डॉक्टर पासे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात जो आपने पूछी डॉक्टर DK गुप्ता से, मैं सहमत हूं कि हमें एंटीसिपेट करना चाहिए कि ये जो कहर वाली जो लहर चल रही है ये अभी जारी रहेगी, और
15 मई के बाद कोई प्लेटू बनने का आसार है, 15 मई के अंत तक शायद कुछ डाउन होना शुरू हो। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए ये जो पार्शियल लॉकडाउन वाली जो एक्टिविटी है इसको हमें और एक्सटेंड करना चाहिए, और वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर होना चाहिए सभी एज ग्रुप में। अभी तक तो सिर्फ केवल 18 साल तक का है। मेरा ये मानना है कि हम अगर सभी एज ग्रुप में वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से लगा पाएं तो वो इस संकट से जल्दी उभरने का एक आसान तरीका होगा लॉकडाउन के अलावा। नहीं सर, ये तो लगभग 3 सालों का वक्त, मैं आपको ये बताऊं जिस हिसाब से अभी चल रहा है कि 100 दिन के भीतर 13 करोड़ 84 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अगर इस हिसाब से चलता रहा तो फिर तो 3 साल 6 महीने का वक्त लग जाएगा, हम अगर कैलकुलेट करें तो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।